डूइंग गुड। सब लोगों ने लास्ट लेक्चर देख लिया था, दैट वाज चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम द यूनिट इकोलॉजी, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोसिस्टम, राइट? सो इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की। किसकी? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहाँ पे काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो एक दूसरे के फिजिकल एनवायरनमेंट को सराउंड करके रखते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वी हैव टू बेसिक कैटेगरीज, नेमली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज वेल एज एक्वाटिक इकोसिस्टम। What do you mean by terrestrial ecosystem? So terrestrial ecosystem ऐसा इकोसिस्टम होगा जो कि आपको लैंड पे देखने को मिलेगा, ओके? जबकि एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्वाटिक इकोसिस्टम आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? वाटर के अंदर, ओके? सो लैंड के अंदर आप लोग देख सकते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आदि सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट? जबकि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, लीवर हो गए, रिवर हो गए, वेटलैंड हो गए, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड चेन, फूड वेब्स, न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, नेट प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कुछ इस तरीके के टर्म इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके? सो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इकोसिस्टम द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, ओके? सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट लेवल के ऊपर, उसे कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछ ली जाती है, एमसीक्यू बन सकता है इस पॉइंट से, ओके? सो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज का एक पर्टिकुलर डिफरेंट लेवल पे, उसे कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है? सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोलें तो जो ट्री होता है दैट ऑक्यूपाइज द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, ठीक है, और द लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, जबकि जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे शर्ब्स हैं, ये क्या होंगे? ये सेकेंड होंगे, एंड द हर्ब्स आर द ग्रासेस विल ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर्स, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एज वेल एज द न्यूट्रिएंट साइकिल। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो वी हैव द टर्म प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी प्लांट के अंदर अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी से मतलब क्या होगा कि वो कितने अमाउंट के अंदर अपना फूड बना पा रहा है, ठीक है? सो एक कांस्टेंट इनपुट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू द फंक्शन एंड द सस्टेन, ठीक है? कि कितने अमाउंट में वो फूड बनाएगा, किस तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं अबाउट द प्रोडक्टिविटी। सो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट? तो बात आ गई कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है। आप इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है पर यूनिट एरिया ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है? अगर हम इसे एक्सप्रेस करना चाहे तो हम इसे टर्म के एक्सप्रेस करेंगे इन दी टर्म ऑफ वे, ठीक है, और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड दी प्रोडक्टिविटी। तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है, रेट, जिस रेट से बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है उसे कहा जाएगा प्रोडक्टिविटी, ओके? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर यूनिट ग्राम स्क्वायर, ईयर इनवर्स और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है? ग्रॉस प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या होती है इकोसिस्टम की? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके? जबकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस दी रेस्पिरेटरी लॉस, दैट इज रेस्पिरेशन लॉस अगर हो रहे हैं तो दैट इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, माइनस आर, दैट इज रेस्पिरेटरी लॉसेस, अगर आप कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, तो यू विल गेट दी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है दैट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हीटरोट्रॉप्स, ठीक है? हीटरोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, जो कि अपना फूड खुद नहीं बना पा रहे हैं। एग्जाम्पल्स में आपके पास हीटरोट्रॉप्स में डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, ओके, एज वेल एज हार्बीवोर्स,
सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना फॉर्मेशन कर पा रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, कंज्यूमर्स के अंदर कौन आ जाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स, जो कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज। ठीक है, कि वो कौन से एरिया के अंदर ऐसी कौन सी प्लांट स्पीशीज है। ठीक है, तो वो डिपेंड कर जाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इट ऑल्सो डिपेंड्स अ वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर एज वेल एज फैक्टर्स के ऊपर, एनवायरमेंट फैक्टर के ऊपर भी ये चीज डिपेंड करने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिकम्पोज करना, किसी चीज को डिग्रेड करना। ठीक है, सिंपल भाषा में मोर कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना इज डिकम्पोजिशन, राइट। सो डिकम्पोजिशन कौन करेगा, डिकम्पोजिशन करेंगे डिकम्पोजर्स। ठीक है, सो डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिकम्पोजिशन, राइट। सो डेड प्लांट हो गए, जैसे लीव्स हो गई, बाक हो गए, फ्लावर हो गए, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल हो गए, इंक्लूडिंग द फीकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट द डेट्राइटस। सो डेट्राइटस के अंदर क्या आ जाता है आपके पास, डेड प्लांट मैटर आ गया डेड प्लांट का। ठीक है, एज वेल एज जो डेड रिमेन्स हो जाते हैं एनिमल्स के वो आ गए, एज वेल एज द फीकल मैटर, ये सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डेट्राइटस को। ठीक है, और जो डेट्राइटस होता है दैट इज नोन एज द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन। ओके, जो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन के, दे इंक्लूड्स फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एज वेल एज द मिनरलाइजेशन। सो डेट्रीवोर्स जो होते हैं इंक्लूडेड, दैट इंक्लूड्स अर्थवर्म, तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं डेट्राइटस को इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। ओके, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फ्रेगमेंटेशन, किसी चीज के फ्रेगमेंट्स कर देना, टुकड़े कर देना। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, वाटर soluble inorganic nutrient go down into the soil horizon and get precipitated as the unavailable salt। ठीक है, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम जो होते हैं ये डिग्रेड कर देते हैं डेट्राइटस को इनटू दी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मींस कट। ठीक है, यू कैन इजीली डिफाइन द you can easily relate this cata cut, right? So humification क्या होता है, humification and mineralization occur during the decomposition in soil। humification और mineralization साथ साथ चल रहे होते हैं during the decomposition। okay, humification lead करता है, humification leads to the accumulation of the dark colored amorphous substance called the humus। ठीक है, accumulation हो जाता है डार्क कलर सब्सटेंस का जिसे कहा जाता है ह्यूमस, और ये किस लिए होता है, दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन, मतलब ये हाईली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर द माइक्रोब्स। ठीक है, एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीम स्लो रेट। ठीक है, ये जो ह्यूमस होता है कॉलोइडल होता है नेचर के अंदर, और ये सर्व करता है एज द रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये जो ह्यूमस होता है ये फर्दर डिग्रेड किया जाता है बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज करता है ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जिससे कहा जाता है मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये प्रोसेस हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी का फ्लो किस तरीके से चल रहा है, एनर्जी बेसिकली है क्या, एनर्जी फ्लो बेसिकली है क्या, right? So except for deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all the ecosystem on earth। very important, जो sun होता है that is the only source of energy, ठीक है, for the ecosystem on earth। okay, इसके अलावा of the incident solar radiation less than 50% of it is photogenetically active radiation, जिसे आप नाम देते हैं PAR, पार। ओके, अब आपको पता है प्लांट्स और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें आप ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो सन की रेडिएंट एनर्जी को यूज करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। प्लांट्स जो होते हैं दे ओनली कैप्चर 2 to 10% ऑफ द पार इज व्हाट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन देयर एंटायर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे ऑल आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द प्रोड्यूसर, आइदर डायरेक्टली और आइदर इनडायरेक्टली। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं इकोसिस्टम में उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्यों, क्योंकि दे प्रोड्यूस फूड। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की मदद से ये हेल्प कर फूड बनाते हैं। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर
herbaceous and woody plants. Likewise, producer in aquatic system are phytoplanktons, algae as well as the higher plants. Okay. अब जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल डिपेंड्स ऑन प्लांट. फॉर व्हाट? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, राइट. दे कैन बी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और एज वेल एज इनडायरेक्टली, राइट. सो इसीलिए इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स, बिकॉज दे कंज्यूम एंड also known as heterotrophs, while plants are known as autotrophs. ठीक है. heterotrophs जो होते हैं ये फीड करते हैं किसके ऊपर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर, जो कि फूड बनाते हैं. एंड प्रोड्यूसर्स आर दी प्लांट. सो दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर्स किसे कहा जाता है? heterotrophs को. एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट और दे आर प्रोड्यूस, दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओके. सो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे हार्बीवोर्स. क्यों? क्योंकि मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट को अगर गोट ने खाया तो गोट क्या हुई? एक हार्बीवोर. और गोट को अगर आप मान लो टाइगर ने खाया, सो बेसिकली प्लांट कौन हुए? प्लांट आपके हुए प्रोड्यूसर्स. ठीक है. गोट कौन हुई? प्राइमरी कंज्यूमर. और टाइगर कौन हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है. सो द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हार्बीवोर्स आर carnivores or more correctly primary carnivores. ठीक है. through secondary consumers. Those animals that depends on the primary carnivores for food are labeled as secondary carnivore. So grass क्या है? producer हुई. grass एक plant है. goat आई तो goat ने से खाया तो it is primary consumer. और अगर man ने goat को खाया तो man is what? secondary consumer. ठीक है. डेट्राइटस और फूड चेन की अगर हम लोग बात करते हैं, डेट्राइटस फूड चेन दैट इज डीएफसी, तो ये किससे बिगिन होती है? इट विल बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर. और ये किससे मिलके बनी हुई होगी? इट इज मेड अप ऑफ मेनी डिकम्पोजर्स. दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और डिकम्पोजर्स के अंदर मेनली कौन आ जाएंगे? फंजाई एज वेल एज बैक्टीरिया. टू मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस, इन्हें कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ. ठीक है. सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया? सेप्रोज का मतलब हो गया टू डिकम्पोज. ठीक है. नेचुरल इंटरैक्शन जो होता है डिफरेंट फूड चेन्स का, उसे कहा जाता है फूड वेब. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कंफ्यूज नहीं होना बिटवीन फूड चेन एज वेल एज फूड वेब. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. ठीक है. ट्रॉपिक लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. हार्बीवोर्स जो कौन थे? आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये आएंगे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे. और जो कार्निवोर्स हैं, ठीक है, दे विल lie on the secondary, they will act as the secondary consumer and lie on the third trophic level. ठीक है. As you can see here in the figure 14.2, this is very important and you can relate from this figure very well, right? So primary producer के अंदर कौन आ गए? primary producer के अंदर आ गए phytoplankton, grasses as well as trees. ठीक है. ये कौन सा लेवल हुआ? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आ गया. ठीक है. अब प्राइमरी कंज्यूमर्स आए. प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर कौन आ गया? हार्बीवोर आ गए. कौन सा ट्रॉपिक लेवल हुआ? सेकेंडरी. एग्जाम्पल में आ गए जू प्लैंकटन, ग्रास हॉपर एज वेल एज काउस. फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आए सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गए? आपके कार्निवोर्स. कार्निवोर्स किस लेवल पे आ गए? थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे. इसके अंदर कार्निवोर्स में आ गए बर्ड्स आ गई, फिशेस आ गई, वुल्फ आ गया. देन आता है आपका टर्शरी कंज्यूमर. टर्शरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? टॉप कार्निवोर्स. ठीक है. दैट इज द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. और इसके अंदर कौन आ गए? मैन एज वेल एज लायन. तो आप इजीली इस डायग्राम से रिलेट कर सकते हो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हुआ, एज वेल एज थर्ड टर्शरी कंज्यूमर कौन हुआ. राइट. अब देखो, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल. अब हर ट्रॉपिक लेवल पे कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लिविंग मटेरियल होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा. तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एक टर्म दी जाती है, दैट इज द स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप से बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाता है. ठीक है. सिंपली डेफिनेशन पूछी जाती है कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है. राइट. स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है दैट इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोमास, और द नंबर इन यूनिट एरिया. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो जो बेस होता है पिरामिड का, आपने पिरामिड देखे होंगे, जो बेस होता है पिरामिड का वो ब्रॉड होता है. ठीक है. कुछ इस तरीके से आपने पिरामिड्स देखे होंगे. तो इसका जो बेस है दैट इज ब्रॉड, और एपिक्स की तरफ जाते जाते ये कैसा हो जाता है? नैरो. इस तरीके से कुछ. ठीक है.
द रिलेशनशिप एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास ऑफ एनर्जी। तो हम पिरामिड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिरामिड ऑफ नंबर होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिरामिड्स के हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो बेस होता है हर पिरामिड का, इट विल रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर्स और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जबकि एपेक्स जो होगा इट विल रिप्रेजेंट द सेकेंडरी, टर्शरी और द टॉप लेवल कंज्यूमर्स, राइट। So now very important, in most ecosystem all the pyramids of number or energy or the biomass are the upright pyramids, right? Very important, in most ecosystem all the pyramids of number के सभी pyramids, ठीक है, एनर्जी के और बायोमास के कैसे होते हैं, अपराइट इन मोस्ट टाइप, ठीक है। दैट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन दी हार्बीवोर्स आर मोर इन नंबर, बायोमास and biomass than the carnivores, ठीक है। Also energy at each tropic level is always more than the higher level, very important statement, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है सी के अंदर वो जनरली कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ये आपको याद रखना है, बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड दी दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है इट इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। एक अगर हम लोग बात बोलें तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जितनी भी कम्युनिटीज प्रेजेंट होती हैं उनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। सो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द कम्युनिटीज इज दैट देयर कॉम्पोजिशन, कि उनका कॉम्पोजिशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइंड है, ठीक है। Their composition and structure constantly change in the response of the changing environmental conditions, ठीक है। तो जितनी भी कम्युनिटीज प्रेजेंट होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर हुआ, उनका जो कॉम्पोजिशन हुआ, वो विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल नीड्स चेंज होता रहता है, वो अपने आप को एडेप्ट करते रहते हैं। दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, ये जो चेंज होता है ये ऐसे नहीं होता है कि आज एनवायरमेंट में थोड़ा सा चेंज आया और प्लांट ने अपना, आप बोल सकते हो जो प्लांट कम्युनिटी है उन्होंने अपने आप को तुरंत चेंज कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, ये एक ऑर्डरली सिक्वेंशियल प्रोसेस होती है, ठीक है। पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरमेंट, दिस चेंज इज लेड फाइनली टू द कम्युनिटी दैट इज इन near equilibrium with the environment and that is known as climax community, ठीक है। gradual and fairly predictable changes जो हो रहे हैं species composition के अंदर एक particular given area के अंदर, उसे कहा जाता है ecological succession, ठीक है। जो entire sequence होता है communities का, एक particular जो वो successfully change कर रहे हैं एक area के अंदर, उसे कहा जाता है सिरे, ठीक है। सक्सेशन की अगर आप लोग बात करते हो तो सक्सेशन एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ, सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर, दीज कुड बी इन द एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड, से बेयर रॉक्स इन दैट somehow lost all the living organism that existed here। तो सक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा एरिया जहां पे या तो कभी पहले ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं या फिर वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स आर द न्यूली कोल्ड लावा, बेयर रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और द रिजर्वॉयर, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो अभी आपने प्राइमरी सक्सेशन की बात कर ली, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन की अगर आप लोग बात करते हो तो ये वो एरिया होते हैं जहां पे नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। किस वजह से हुई है, ड्यू टू दी नेचुरल कैलामिटीज, राइट। सो नेचुरल कैलामिटीज के अंदर आपके पास, या फिर आप बोल सकते हो कि आपने बर्निंग कर दी है लैंड की, ठीक है, फॉरेस्ट कट कर दी है, इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं। सिंस सम सॉइल और द सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फार्दर फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर कुछ अमाउंट में आपके पास सॉइल हो गई, सॉइल के अंदर कुछ अमाउंट में मिनरल्स वगैरह होंगे, तो इस वजह से प्राइमरी सक्सेशन से ज्यादा जल्दी क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स जो होता है वो पानी के अंदर भी हो सकता है, जीरोफिटिक कंडीशंस में भी हो सकता है। सो हाइड्रार्च सक्सेशन जो होता है दैट टेक्स प्लेस इन दी वेट एरियाज जहां पे वाटर प्रेजेंट होता है, राइट। और जेरार्च सक्सेशन जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन दी ड्राई एरियाज, ठीक है। The species that invade a bare area is known as pioneer species. Very important, pioneer species कौन सी species होती है, ये वो species होती हैं जो कि bare area के अंदर invade कर जाती हैं, grow कर जाती हैं, okay? प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, द पायनियर्स आर दी स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर पानी के अंदर कोई भी प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है तो पायनियर कम्युनिटी, पायनियर स्पीशीज कौन सी होंगी,
फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर दैट इन्वेट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एनवायरमेंट, ऑल्सो ऑफ द सीड्स एंड द प्रोपेग्यूल्स रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज न्यूट्रिएंट साइकिल। सो न्यूट्रिएंट साइकिल की अगर आप लोग बात करते हो तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स, राइट। सो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है कि मूवमेंट होता रहता है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का थ्रू द एनवायरमेंट एंड टू द इकोसिस्टम। ओके, सो इन न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर आप लोग कौन कौन सी साइकिल पढ़ने वाले हो? नंबर 1 इज द कार्बन साइकिल। सो कार्बन साइकिल की अगर आप लोग बात करते हो तो जो कार्बन होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द 49% ऑफ द, one second guys, सो कार्बन साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जो होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नेक्स्ट टू द वाटर। 71% जो कार्बन होता है दैट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड, ठीक है, फॉर्म इन द ओशियंस। ओशियंस जो होते हैं उनके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। द ओशन रिजर्वायर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, सॉरी, तो ऑक्सीनिक रिजर्वायर जो होते हैं, ओशियनिक रिजर्वायर जो होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं किसको? अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कार्बन साइक्लिंग अकर कहां से करती है? थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड थ्रू द लिविंग एंड द डेड ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस की अगर आप लोग बात करते हो तो फॉस्फोरस एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का। न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोरस होता है सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर का भी, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल जो है वो आपकी बुक के अंदर एक चार्ट के फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिट्राइटस, देन दी सॉइल सोल्यूशन, ठीक है। मिनरलाइजेशन होता है, वेदरिंग होती है, रॉक मिनरल्स हुए, वेदरिंग हुई, वेदरिंग की प्रोसेस से डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स आए सॉइल सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, अपटेक हुआ, प्रोड्यूसर्स ने लिया, इस तरीके से ये साइकिल मूव करती रहती है। नेक्स्ट वी हैव इज इकोसिस्टम सर्विसेज। सो इकोसिस्टम सर्विसेज की अगर आप लोग बात करते हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपको इकोसिस्टम के द्वारा मिल रहे हैं, इकोसिस्टम के प्रोसेस के द्वारा मिल रहे हैं, उन्हें कहा जाता है इकोसिस्टम सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्योरिफाइज द एयर एंड वाटर, ठीक है। इसके अलावा मिटिगेट ड्राउट्स हो गए, फ्लड्स हो गए, साइकिल न्यूट्रिएंट्स हो गई, ठीक है, फर्टाइल सॉइल्स हो गई, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये दीज ऑल आर द इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस। आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच। Those who are new, I'm one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।